हथियार बेच करके रुपए कमाते थे और जब वॉर बाद में खत्म हो जाती थी, वो कंट्रीज पूरी तरीके से तबाह हो जाती थी, तो बाद में अमेरिका उन्हें लोन देता था। कंट्रीज का हाल तो कुछ ऐसा था कि जो फोर्ड कंपनी थी वो दिन के 24 घंटे काम, मोबाइल की टेक्नोलॉजी का यूज, लैंप जलाई जाती थी, अब वहाँ पे बल्ब आर्टिकल के दूसरी कंट्रीज में जाती थी, उसे कैप्चर फूड की कमी थी, डिसीजेस बहुत ज्यादा फैल, अथॉरिटी डोमिनेट करती थी। लेकिन अब स्टेट और चर्च अलग खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन गलती से वैसे तो अमेरिका की हिस्ट्री कोई खासा पुरानी है नहीं, लेकिन महज 100 से 150 सालों में अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर बन जाता है। जब भी अमेरिका की हेगेमनी की बात करी जाती है तो हम सबके मन में केवल एक ख्याल आता है, अमेरिका की आर्मी को लेकर, पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर के, डॉलर या इकोनॉमी को लेकर के। लेकिन ये तो ऐसी फील्ड है जहाँ पे कि बाकी की कंट्रीज भी इनसे कॉम्पीट कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका की एक ऐसी सुपर पावर है जिसका कंपटीशन कोई नहीं कर सकता। अभी कोई भी कंट्रीज के आसपास भी नहीं भटकती है, वो है अमेरिका की सॉफ्ट पावर, अमेरिका की कल्चरल पावर। तो महज 100 से 150 सालों में अमेरिका ने ऐसा क्या डेवलप कर लिया जिससे कोई भी कॉम्पीट नहीं कर सकता। यूएस ने ग्लोबलाइजेशन को हथियार बना करके अपनी सुपर पावर के दम पे अपना एक डोमिनेंस को क्रिएट कर लिया है। इसी को समझने के लिए अमेरिका की हिस्ट्री को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साल 1492 एक स्पेनिश ट्रैवलर होते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, वो इंडिया की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच जाते हैं और वो उसी को इंडिया समझ बैठते हैं। लेकिन इन्हीं के कुछ सालों बाद एक इटालियन एक्सप्लोरर और नेविगेटर होते हैं जिनका नाम होता है अमेरिगो वेस्पुक्ची। वो बताते हैं कि ना तो ये इंडिया है ना ये एशिया है, ये कोई न्यू वर्ल्ड है, और बाद में ये अमेरिगो के नाम पे इसका नाम अमेरिका रख दिया जाता है। और जब ये बात बाहर निकलती है तो पूरे यूरोप के अंदर ये बात आग की तरह फैल जाती है। इसे समझने के लिए आपको उस टाइम के यूरोप को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूरोप में रेनेसां हो चुका था, मतलब कि इनलाइटमेंट की एज थी। पहले वहाँ पे चर्च अथॉरिटी डोमिनेट करती थी, लेकिन अब स्टेट और चर्च अलग हो चुके थे। 1215 में मैग्ना कार्टा आ चुका था, जिसे कि वर्ल्ड का पहला फंडामेंटल राइट डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब यहाँ पे जनता को उनके अधिकार दे दिए गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा था। ये लोग साइंस की फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन जो यूरोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे खाने की कमी थी, फूड की कमी थी, डिसीजेस बहुत ज्यादा फैल रहे थे, और वेपन के डेवलपमेंट की वजह से आपस में यहाँ पे बहुत ज्यादा लड़ाई होती रहती थी, टेंशन बनी रहती थी। और कुछ जो लालची लोग होते थे, अमीर और पावरफुल बनना चाहते थे, तो ये लोग सब इसी वजह से बाहर की कंट्रीज को देखने लगते हैं। इन्हें बाहर ऐसी कंट्री चाहिए थी जिसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, रिसोर्सेज ज़्यादा हो, और ये अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे उन पे कब्जा कर लें। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरीके से ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था, इसी तरीके से ये यूरोपियन पावर यूरोप से बाहर निकल के दूसरी कंट्रीज में जाती थी उसे कैप्चर करने के लिए, वहाँ पे अपनी कॉलोनी स्टेबलाइज करने के लिए। जब ये बात यूरोप में फैल जाती है तो जो यूरोपियन पावर थी वो निकल जाती है अमेरिका को कैप्चर करने के लिए। सबसे पहले 1606 के अंदर लंदन की एक कंपनी होती है, वो अपना एक्सपेंडिचर लेके जाती है और अमेरिका की आज की वर्जीनिया सिटी जो है उस पर वो पहले अपनी कॉलोनी बनाते हैं। देखते देखते स्पेनिश भी आ जाते हैं, इटालियन भी आ जाते हैं, फ्रांस भी आ जाता है, ब्रिटेन भी आ जाता है। यहाँ पे जो ब्रिटेन की कॉलोनीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन अपनी 13 कॉलोनीज को बनाता है, और ये 13 कॉलोनीज आगे चल के यूएस की सबसे पावरफुल सिटी बन जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन डीसी, ये पहले केवल ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। लेकिन यहाँ पे कॉलोनीज सेटअप करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी जो इन्होंने सेटलमेंट करा है उसकी रक्षा कैसे करें, क्योंकि आपस में इनकी बहुत ज़्यादा टसल चलते रहते थे। फ्रेंच, ब्रिटेन, स्पेनिश, पुर्तगाल आपस में ये लड़ते रहते थे कि उनका डोमिनेंस और ज़्यादा हो जाए उस एरिया में, और यही चल के आगे अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉर की वजह भी बनता है। होता क्या है, 1760s आते आते ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज पे ध्यान देना कम कर देता है। इसी का फायदा फ्रेंच उठाते हैं और उन्हें लगता है कि अब हम यहाँ पे अपने डोमिनेंस को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए वो उन पे अटैक करते हैं, लेकिन जो ये कॉलोनीज होती हैं ये मदद लेती हैं ब्रिटेन की, और ब्रिटेन इनकी मदद भी करता है, जिससे कि ये लोग 70s आते आते फ्रेंच को पूरी तरीके से हरा देते हैं। तो जो ब्रिटेन था 1776 में जीत के निकलता है, और ये जो ब्रिटिशर 13 कॉलोनीज थी ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देती हैं। इनका एक रफली चार्टर बनाया जाता है, इसमें अमेरिका की इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटेन की फोर्सेस थी, तो ब्रिटेन ये चाहता था कि अब ये 13 कॉलोनीज ब्रिटेन के अनुसार चलें, उनकी पॉलिसीज को माने, उन्हें टैक्स पे करें,
लेकिन यहाँ पे ये जो 13 कॉलोनीज थी, इनमें अब 2-3 जनरेशन हो चुकी थी लोगों को अमेरिका में रहते हुए, तो ये लोग अब ब्रिटिश से अलग खुद को देखने लगे थे। इन्हें चाहिए थी कि इनकी अब कोई एक अलग आइडेंटिटी हो, अलग पहचान हो। इसके लिए अब ये ब्रिटिश से अलग होना चाहते थे। तो फिर ब्रिटिश और ब्रिटिश कॉलोनीज जो थी, इनमें आपस में वॉर चलती है और फाइनली 1783 में ब्रिटिश भी इस बात को मान लेता है कि अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और अमेरिका अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद तय करता है, अपने नए नियम बनाता है और अपने अनुसार हर चीज़ को तय कर लेता है। ये जो पूरी मैंने आपको मोटा मोटी हिस्ट्री बताई ब्रिटेन की, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो लोग अभी यूएस के सिटीजन्स हैं या अमेरिका के सिटीजन्स हैं, ये लोग ओरिजिनल इनहेबिटेंट नहीं है, ये लोग बाहर से आए लोग हैं, ब्रिटेन से आए लोग हैं। और होता क्या था, जो ब्लैक पीपल्स अभी देखने को मिल जाते हैं अमेरिका के अंदर, तो ये जो बाहर से कॉलोनीज थी ना, इन्हें लेबर वर्क के लिए लोग चाहिए थे, तो ये अफ्रीका से लोगों को पकड़ के लाते थे अमेरिका के अंदर। तो जो ब्लैक पीपल्स अभी अमेरिका में हैं, वो वही लोग हैं जो कि यहाँ पे पहले लेबर वर्क करने के लिए आए थे। ये जो अमेरिकन सोसाइटी बनी है, ये कोई एक एथनिक ग्रुप की नहीं बनी है, अलग कंटिनेंट से लोग लाए गए हैं यहाँ पे, तब अमेरिका का फॉर्मेशन हुआ है। इसीलिए इनके आइडियाज अलग हैं और अमेरिका में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इसी वजह से ज़्यादा होता है। ये यूरोपियन लोग थे, इन्हें अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, तो उसके लिए ये भाग के अमेरिका आते हैं और अमेरिका में धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने लगते हैं। अमेरिका हथियारों में भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि अमेरिका को एक बात सीधी तौर पे पता थी, अगर हमें खुद की रक्षा करनी है यूरोपियन फोर्सेस से, तो हमें अपनी सेल्फ रिलायंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिलिट्री को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। के लिए अमेरिका में ज़रूरत थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो। 1840s और 50s में इस कदर ये लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है यहाँ पर कि पूरी रेडिकल चेंज हो जाता है सोसाइटी में। मतलब कि जहाँ पे पहले रोशनी के लिए कैरोसिन लैंप जलाई जाती थी, अब वहाँ पे बल्ब आ चुके थे। पहले जहाँ पे आग जलाई जाती थी, अब इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी थी। मैनुअल कार्ट होती थी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ चुके थे, इंजन आ चुके थे, रेल रोड नेटवर्क यहाँ पे बनने लगा था, जिससे कि सोसाइटी का बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। जो लोग रूरल विलेजेस में रहते थे, वो निकल के ज़्यादातर लोग सिटीज़ की तरफ आने लगते हैं। तो डेवलपमेंट वर्ल्ड में बहुत बाद में हुआ, वो 1850s तक अमेरिका में हो चुका था। लेकिन अमेरिका के रियल पावर निकल के आती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान। हालांकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में स्टार्टिंग में अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होता है, फिर भी ये लोग बहुत बड़े लेवल पे हथियार बनाते हैं, रॉकेट बनाते हैं, एयरक्राफ्ट बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, ट्रक्स बनाते हैं। जैसे कि जो यूरोप के अंदर टसल चल रहा था, ये लोग वहाँ पे हथियार सप्लाई करते थे। इन्हें मतलब नहीं होता था ये किस ग्रुप को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, तो ये लोग हथियार बेच करके रुपए कमाते थे। और जब वॉर बाद में खत्म हो जाती थी, वो कंट्रीज पूरी तरीके से तबाह हो जाती थी, तो बाद में अमेरिका उन्हें लोन देता था और उस कंट्री के अंदर रीडेवलपमेंट भी अमेरिका की कंपनीज करती थी। इसी कंट्रीज के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो वहाँ के लोगों को रोजगार अच्छी तरीके से मिल जाता है। अभी वर्ल्ड के अंदर अच्छी खासी पावर रखता था अमेरिका, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड अमेरिका की पूरी तकदीर बदल के रख देता है। मैं अभी आपको कुछ डाटा प्रोवाइड कराऊंगा, आपको लगेगा कि ये इररेलेवेंट है, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा, आपको पता चलेगा कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद किस कदर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक सुपर पावर के अंदर। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में 3 सालों में जापान ने 6 एयरक्राफ्ट बनाए थे और वहीं यूएस ने 17 एयरक्राफ्ट बनाए थे। लाइट पावर की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, उसका 2/3 केवल अमेरिका होल्ड करता था। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान 3 लाख एयरक्राफ्ट बनाए थे, 2 लाख आर्टिलरी पीस बनाए थे, 86,000 टैंक बनाए थे और 2 मिलियन ट्रक्स बनाए थे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर वर्ल्ड की जितनी भी इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही थी, उससे डबल केवल अमेरिका की इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कर रही थी। पर्ल हार्बर के अटैक के दौरान 60,000 एयरक्राफ्ट 1942 में अमेरिका बनाता है और 1943 में 1,25,000 बनाता है, 1,20,000 टैंक्स बनाता है, 55,000 एंटी एयरक्राफ्ट बनाता है। और अकेले 1941 में यूएस 3 मिलियन से ज्यादा व्हीकल्स बना लेता है, 3 मिलियन से ज्यादा कार्स बना लेता है। यूएस की कुछ कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही थी, पैकयार्ड नाम की कंपनी थी, वो रोल्स रॉयस का इंजन बनाती है ब्रिटिश एयरफोर्स के लिए। जनरल मोटर होती है, वो एयरप्लेन बनाती है, इंजन बनाती है। अमेरिका में इंडस्ट्रीज का हाल तो कुछ ऐसा था कि जो फोर्ड कंपनी थी, वो दिन के 24 घंटे काम कर रही थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जापान ने जितने वेजल्स लॉन्च करे थे, उतने महज 1941 में अमेरिका ने कर दिए थे। तो पूरे इस युद्ध के दौरान जापान ने जितने भी एयरप्लेन बनाए थे, उससे ज्यादा महज 1944 में यूएस ने बना दिए थे। और इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूएस पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पार्टिसिपेट भी करा था, अमेरिका के ट्रूप्स भी गए थे। तो जो मेल मेंबर थे सोसाइटी के, वो तो युद्ध में जाते थे और वुमेन वर्क फोर्स यहाँ पे निकल के आता था इंडस्ट्रियल वर्क्स के लिए।
इसीलिए जितने भी आपको ये फोटोज दिख रहे हैं इनमें गौर कीजिए, आपको वुमेन वर्कफोर्स दिखेगा। यही कारण है कि वेस्टर्न कंट्रीज में वुमेन को इक्वल राइट दिए जाते हैं, क्योंकि इस चीज को वुमेन प्रूव कर चुकी थी कि वो भी इंडस्ट्रियल वर्क या बाहर का वर्क कर सकते हैं। इसी से आप एक और चीज रिलेट करने की कोशिश करिए। ये सारे हथियार तो मैन्युफैक्चर कर रहा था अमेरिका और सेल भी कर रहा था, लेकिन जब युद्ध खत्म हो जाता है तो यही टेक्नोलॉजी अमेरिका सिविलियंस के लिए लेके आता है। ये जितनी सारी चीजें, एयरक्राफ्ट हो गए, कार हो गई और अलग अलग चीजें, ये केवल पहले मिलिट्रिकल पर्पस के लिए बनाई गई थी, लेकिन युद्ध खत्म हो जाने के बाद इसे कमर्शियलाइज कर दिया जाता है। हर व्यक्ति इन सुविधाओं का यूज कर सकता है, जिससे कि कम्युनिकेशन और अच्छा हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनेट भी केवल पहले यूएस की मिलिट्री के लिए बनाया गया था, अब बाद में इसे सबके लिए लागू कर दिया जाता है। जो ऑनलाइन मैप्स का हम यूज करते हैं लोकेशन पता करने के लिए, ये भी पहले केवल अमेरिका की मिलिट्री के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे सबके लिए लागू कर दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट युद्ध के लिए करा जा रहा था, मिलिट्री के लिए करा जा रहा था, वही जाकर के बाद में अमेरिका की पावर को बना देता है। वो बाद में जाके कमर्शलाइज कर देते हैं, जिससे कि अमेरिका मोटा मुनाफा कमाता है और वर्ल्ड को अमेरिका के सामने झुकना पड़ता है। और अमेरिका की अगर डॉलर की बात कर लें तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस करी जाती है, युद्ध के खत्म होने का टाइम आ चुका था। यहाँ पे बाकी की कंट्रीज को लोन की जरूरत थी, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में लोन प्रोवाइड करता है रीडेवलपमेंट के लिए। उसके लिए वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो भी लोन लेने आएगा उसे पहले अमेरिका की शर्तों को मानना जरूरी होता था। वर्ल्ड में अगर ट्रेड हो रहा है तो उसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर आपको अपने यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए रुपए चाहिए तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आप रुपए ले सकते हो। लेकिन ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे ये केवल यूएस के इंटरेस्ट पे चलते थे। यूनाइटेड नेशन की बात करोगे, सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर लो, तो ये केवल यूएस के इंटरेस्ट को ही ध्यान में रख के सारे काम करते थे। और ऐसे करते करते डॉलर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी बन जाती है। अगर किसी भी कंट्री के पास डॉलर ना हो तो वो वर्ल्ड में ट्रेड तक नहीं कर सकता, इसीलिए डॉलर की हेगेमनी बन जाती है और यही अमेरिका की एक पावर भी बनती है। इससे भी ज्यादा जरूरी है अमेरिका की सॉफ्ट पावर और उसकी कल्चरल पावर। इसे समझने के लिए आपको कोल्ड वॉर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कोल्ड वॉर के ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो बना रखी है, कैसे ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, कैसे अमेरिका ने अपनी आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड में फैलाई, ये एक पॉलिटिकल टसल था। वो वीडियो आप देख सकते हो, आप पूरा यहाँ पे समझ जाओगे। अगर वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री को अमेरिका की हेल्प की जरूरत होते थे तो उसे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन करना पड़ता था, अपने यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करना पड़ता था। जैसे जब इंडिया में बैलेंस ऑफ ट्रेड क्राइसिस आया था तो अमेरिका की पॉलिसीज हमें माननी पड़ी थी, LPG रिफॉर्म इंडिया को करने पड़े थे। ऐसे ये दुनिया के सामने प्रस्ताव रखते हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप LPG रिफॉर्म करोगे। ग्लोबलाइजेशन सबसे बड़ा हथियार अमेरिका का बन जाता है, जिससे कि अमेरिका उस देश के अंदर घुस जाता है। अमेरिका की जो कल्चरल पावर होती हैं वो केवल किसी कंट्री को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, बल्कि हर एक व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो आप इंटरनेट चला रहे हो, आप मोबाइल की टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, आप जो ब्लू जीन्स पहन रहे हो, आप टी-शर्ट पहन रहे हो, आप बर्गर खा रहे हो, आप पेप्सी पी रहे हो, और इतने ना जाने मैं कितने एग्जांपल आपको दे दूं। म्यूजिक आप सुन रहे हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का आप यूज कर रहे हो, जैसे कि मूवीज, बच्चों की कॉमिक्स हो गई, मार्वल्स की मूवी हो गई, ये सारी चीजें केवल अमेरिका ही तो डोमिनेंस करता है। आप जब सुबह उठते हो और रात को सोने जाते हो, आप जरूर दिन में किसी न किसी अमेरिकन प्रोडक्ट का यूज करते हो, उसकी टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, या फिर अमेरिका के किसी न किसी आइडिया से जरूर प्रभावित होते हो। अगर आपको लगता है कि यही सारी चीजें और मैं तो ये सब कुछ करता नहीं हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, डेमोक्रेसी का आइडिया अमेरिका का, ह्यूमन राइट का आइडिया अमेरिका का, हर चीज, आपके पॉलिटिकल राइट, आपकी एथिक्स, मोरालिटी, ये सब में भी अमेरिका का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके बाद अगर आप बाहर एजुकेशन के लिए जाते हो, MBA करते हो, या फिर आप इंजीनियर के लिए जाते हो, नीट करते हो, ये सब भी केवल अमेरिकन कल्चर के इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा इंडिया के अंदर और बाकी देशों में हो रहा है। अमेरिकन कल्चर आपकी पूरी लाइफ के अंदर घुस चुका है। ये महज एक ऐसी पावर है जो कि अभी दुनिया में कोई दूसरी कंट्री नहीं है जो इससे कम्पीट कर सके। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा क्यों अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर है। थैंक यू।